देख लेते हैं कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है और ये प्रॉपर्टी किस तरीके से इंसर्ट की जाती है किसी भी प्लांट के अंदर, इसको समझते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये हर्बिसाइड होती क्या चीज है। तो अगर हम हर्बिसाइड की डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हर्बिसाइड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर जनरली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉप्स, लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ वीड्स एंड अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स। इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी आप अगर आपने किसी फार्म को देखा होगा या किसी खेत में देखा होगा तो खेत में एक तो फसल ग्रो कर रही होगी जो कि उस फार्मर ने लगाई होगी, तो वो तो मेन क्रॉप है, वहां का मेन फसल है जिसको वो फार्मर जो है कुछ समय बाद उसको हार्वेस्ट कर लेगा। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वीड्स जैसी चीजें ग्रो कर रही होंगी जो अनवांटेड है, जिनके सीड्स वहां पे सो नहीं किए गए थे, वो अपने आप कहीं कहीं से आ गई हैं और फिर क्या कर रही हैं, जो प्लांट्स हैं उनके न्यूट्रिशन को खींच रही हैं और तेजी से ग्रो कर रही हैं। अब इसकी वजह से बट नेचुरली क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आप चाहते थे कि प्लांट्स ले लें, यानी कि आपका क्रॉप ले ले, वो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स आपके प्लांट्स के बजाय वो वीड्स लेने लगेंगी और वो वीड्स तेजी से ग्रो करने लगेंगी। अल्टीमेटली क्या होगा, किसी फार्मर को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा उसको। तो फार्मर्स क्या करते हैं, हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं अपने खेतों के अंदर। हर्बिसाइड्स अगेन वही केमिकल्स हो गए, अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दें तो हर्बिसाइड्स क्या हो गए, हर्बिसाइड्स मेरे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, यहाँ पे देखिए केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हो गए जो कि वीड्स या दूसरे अनडिजायरेबल प्लांट्स को किल कर देते हैं ताकि हमारे जो डिजायरेबल प्लांट्स हैं वो ही ग्रो कर सकें और न्यूट्रिशन को वही एब्जॉर्ब कर सकें। ये बेसिक कंपोनेंट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का, ठीक, या वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका हर्बिसाइड का। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हर्बिसाइड्स ऐसी मेन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक हर्बिसाइड है उसका नाम है ग्लाइफोसेट। दूसरी जो हर्बिसाइड है उसका नाम है ग्लूफोसिनेट। इस ग्लूफोसिनेट को ही आप बाइलाफोस बोल सकते हैं या फॉस्फोइनोथ्रिसीन बोल सकते हैं। तो ये दोनों नाम जो है ये एक ही चीज के नाम है, बाइलाफोस कहिए या फॉस्फोइनोथ्रिसीन कहिए या आप ग्लूफोसिनेट कहिए, ये सारे नाम एक ही के हैं। इसके अलावा मैंने एक और नाम बताया ग्लाइफोसेट, और उसके बाद इसके अलावा हो गया सल्फोनिल यूरियाज, ठीक। तो ये कुछ ऐसे नाम हो गए जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये मेजर हर्बिसाइड्स हैं। अब अगर हर्बिसाइड के बारे में पता चल गया है तो ये बात जाननी चाहिए कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, जब भी फार्मर्स हर्बिसाइड्स को स्प्रे करेंगे अपने फार्म के अंदर तो उससे जो वीड्स वगैरह हैं वो तो किल होंगी ही होंगी, लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर भी तो पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके प्लांट को भी नुकसान होगा, जिसकी वजह से आपकी जो खेती है यानी कि जो पूरा जो यील्ड है वो काफी कम हो जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ बिफोर स्प्रेइंग द हर्बिसाइड, अपने खेतों में हर्बिसाइड्स को स्प्रे करने से पहले हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारे प्लांट्स में एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो उसको हमें खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का। तो अपने प्लांट को पहले मुझे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना लेना चाहिए और उसके बाद हर्बिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे बच जाएंगे और जो हर्ब्स होंगे या जो वीड्स होंगे चाहे जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का। तो यहां पे मैंने बता दिया हर्बिसाइड्स कौन कौन सी होती हैं, यहां पे मैंने हर्बिसाइड की आपको डेफिनेशन बता दी। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर नोट डाउन करना है या फोटो खींचनी है तो आप फोटो खींच सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो उम्मीद है कि ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि मैं बेसिकली यहाँ पे आपके साथ बात करने वाला हूं ग्लाइफोसेट के बारे में। अभी अभी आपको याद होगा कि मैंने जो सबसे पहली हर्बिसाइड के बारे में मेंशन किया था वो ग्लाइफोसेट ही थी। तो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जाता है या क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में मैं यहाँ पे इस लेक्चर में बात करूंगा आपसे। तो देखिए हेडिंग भी है कि ग्लाइफोसेट एक्शन। यहाँ पे पहले मैं बताने वाला हूं कि आखिर ग्लाइफोसेट किस तरीके से जो हर्ब्स वगैरह हैं, जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको किस तरीके से किल करती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें
तो ग्लाइफोसेट क्या करती है बेसिकली, अगर हम यहां पे लिखें तो आपकी बेसिकली जो हर्ब्स हैं, या अगर हम कह सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स, इनको किल करने का काम करती है। ठीक, तो ग्लाइफोसेट का क्या काम है, एक मेजर चीज अगर ऊपर ऊपर की तरीके से बात करें तो ग्लाइफोसेट का क्या काम है, जो हर्ब्स हैं या अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको किल करना। अब ये किलिंग कैसे होती है, उसका एक्शन के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले ग्लाइफोसेट के बारे में एक बात जानिए कि काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक तरीके की हर्बिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब काफी अलग अलग तरीके के अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको किल कर सकती है। मतलब सेपरेट अलग अलग दवाएं आपको या अलग अलग हर्बिसाइड्स देने की जरूरत नहीं है, एक हर्बिसाइड से काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम किलिंग हो जाती है। तो इसकी एक खास बात है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ग्लाइफोसेट किस चीज के ऊपर टारगेट करती है जिससे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स किल हो जाते हैं। तो यहां पे ये याद रखना है एक जीन के बारे में जिसका नाम है 5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate। 3-phosphate उसके बाद यहां पे नीचे है सिंथेज। ठीक है, तो 5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate सिंथेज, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, 5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate सिंथेज, और इसको शॉर्ट में EPSPS बोलते हैं, EPSPS। ठीक है, तो ये नाम हो गया आपका इस जो हमारा एक मेन जो एंजाइम है, इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम जो है वो ग्लाइफोसेट करता है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर ये एंजाइम EPSPS है, इसको इनहिबिट करता है, तो जरूर EPSPS कोई बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता होगा प्लांट्स के अंदर। क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है ये समझिए। एक्चुअली ये EPSPS जो होता है ना, ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस करवाने में मदद करता है। ठीक, तो अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स काफी मेन, जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं कहीं ना कहीं उनमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। और अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे तो बट नेचुरली सूनर और लेटर उस ऑर्गेनिज्म की, उस एनिमल की, उस प्लांट की डेथ हो जानी है। तो यही काम EPSPS को इनहिबिट करके ग्लाइफोसेट करती है। ठीक, ग्लाइफोसेट क्या करेगी, EPSPS को इनहिबिट कर देगी। EPSPS का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है। बेसिकली देखिए, ये इस तरीके का एक ग्लाइफो करके हर्बिसाइड की एक बॉटल है। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से इस ग्लाइफोसेट का छिड़काव होता है खेतों के अंदर, आप देख सकते हैं। ये एक आइडिया देने के लिए है आपको कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो ये हमने देखा कि ये हर्बिसाइड क्या है, ग्लाइफोसेट क्या है, किस तरीके से किस चीज को टारगेट करती है उसके बारे में देखा। अब वापस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो EPSPS क्या होता है उसके बारे में बताया था। यहाँ पे देखिए पूरा मटेरियल आपको लिखा हुआ मिल गया। EPSPS जो जीन है मेरा, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में यूज होता है। ठीक, क्या कहा मैंने, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, क्यों ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि आप EPSPS को इनहिबिट कर दे रहे। तो ग्लाइफोसेट क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो EPSPS को इनहिबिट कर देता है ग्लाइफोसेट। ये ऐसे करके मैंने इनहिबिशन का निशान बना दिया, और यहां पे मैं लिख देता हूं आपका ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। किसको इनहिबिट कर रहा है, EPSPS को। और EPSPS क्या करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस कराता है। सर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए, एक हो गया आपका फिनाइलएलेनिन, एक हो गया आपका टायरोसिन, और एक हो गया आपका ट्रिप्टोफैन। ये 3 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनको आप एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सर एरोमेटिक इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। देखिए, एक बेंजीन रिंग इधर भी है, इधर भी है, यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये 3 जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाती बिकॉज EPSPS जीन इनहिबिटेड रहता है बिकॉज ऑफ ग्लाइफोसेट। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया। ठीक, अब ये तो बात समझ में आ गई कि क्या ग्लाइफोसेट करता क्या है। अब उस बात पे वापस चलते हैं कि आखिर आपको अपने खुद के प्लांट्स को
रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा ना बिफोर स्प्रेइंग, कि आपके पौधों को नुकसान ना हो, केवल अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनकी किलिंग हो जाए, ये इंश्योर करने के लिए आपको अपने पौधों को रेजिस्टेंट बनाना होगा। तो क्या तरीका है अपने पौधों को किस तरीके से रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले अब देखते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है पिट्यूनिया हाइब्रिडा, ये एक तरीके का प्लांट है, आपने नाम भी सुना होगा पिट्यूनिया का। तो पिट्यूनिया हाइब्रिडा क्या है? एक तरीके का प्लांट है, और इस पिट्यूनिया हाइब्रिडा का जो पिट्यूनिया हाइब्रिडा के अंदर जो ईपीएसपीएस जो जीन होता है ना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस जीन की बहुत अच्छी खासियत है कि ये काफी ज्यादा, लगभग 40 टाइम्स ज्यादा एक्सप्रेस होता है, 40 टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि इसका ओवर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, कहने का मतलब है कि इसका ओवर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो साइंटिस्ट को लगा था कि अगर हम लोग पिट्यूनिया हाइब्रिडा का ईपीएसपीएस जीन निकाल करके उसको ओवर एक्सप्रेस करा दें दूसरे पौधों के अंदर, फिर से समझिए, पिट्यूनिया से ईपीएसपीएस जीन निकाल लें और उससे उसको दूसरे प्लांट्स के अंदर, जो भी प्लांट्स हम ग्रो करवाना चाहते हैं उनके अंदर इंसर्ट करवा दें, यानी कि वो प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट बना दें। तो साइंटिस्ट का ये सोचना था कि शायद जो हमारे जो प्लांट्स बनेंगे वो अब ग्लाइफोसेट से रेजिस्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसा ईपीएसपीएस जीन है जो ओवर एक्सप्रेशन होने की टेंडेंसी रखता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है। तो उनको लग रहा था कि ग्लाइफोसेट के इफेक्ट के बावजूद भी ईपीएसपीएस जीन थोड़ा बहुत काम करता रहेगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते रहेंगे और हमारे प्लांट्स बच जाएंगे और वीट सारे के सारे किल हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? कि जब आपने ओवर एक्सप्रेस करवाया अदर क्रॉप्स पे, तो ये देखा गया कि प्रैक्टिकली दिस वाज नॉट इनफ अंडर फील्ड कंडीशंस, यानी कि ग्लाइफोसेट की प्रेजेंस में तब भी आपके प्लांट्स भी किल हो जा रहे थे या आपके प्लांट्स के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा था। तो ये पहली स्ट्रैटेजी थी जो कुछ ज्यादा सफल नहीं हुई, पिट्यूनिया हाइब्रिडा वाली स्ट्रैटेजी। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहली बात। चलिए आइए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, अगर हम इसके बारे में देखें तो यस, तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में म्यूटेंट्स ऑफ साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम एंड ई कोलाई, बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। एक तो हो गया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और दूसरा हो गया आपका ई कोलाई। इनके म्यूटेंट्स के अंदर देखा गया, इनके कुछ म्यूटेंट्स हैं और उनके म्यूटेंट्स के अंदर देखा गया कि ये म्यूटेंट्स जो थे वो टॉलरेंस शो कर रहे थे ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट। फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये यहां पे मैंने इसका एक फोटोग्राफ भी दे रखा है, ये है आपका साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ये, और इधर हो गया आपका ई कोलाई। तो इन जो दोनों बैक्टीरिया हैं, इनके बारे में अगर मैं कहूं, इनके कुछ जो कह सकते हैं हम कि म्यूटेंट फॉर्म या म्यूटेंट वर्जन्स के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो ग्लाइफोसेट की प्रेजेंस में भी ग्रो कर पा रहे थे। अब देखिए रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास जो ईपीएसपीएस जीन है वो भी म्यूटेंट है, या वो भी उसके अंदर भी म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो रीजन है हैव म्यूटेंट फॉर्म ऑफ ईपीएसपीएस जीन। अब ये जो म्यूटेंट फॉर्म है ईपीएसपीएस जीन का, दिस इज टॉलरेंट टू ग्लाइफोसेट। ये जो है, ये जो हम कह सकते हैं जो ये जीन है ईपीएसपीएस जीन, जो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द जीन है, ये भी टॉलरेंट है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट। अभी अगर टॉलरेंट है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट तो जाहिर सी बात है कि जो ई कोलाई है या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है वो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट काम कर सकता है। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट, अब यही काम जैसे कि पीछे, अब अगर हम बात करें पिट्यूनिया हाइब्रिडा के केस में, वहां से हम लोगों ने जीन्स को उठा करके ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाला था, बट हमने देखा कि वो इनफ नहीं था। यहां पे भी वो काम करने की कोशिश की गई कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है वहां से ईपीएसपीएस जीन को उठाया, आइसोलेट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया गया अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जांपल टोबैको, सोयाबीन, कैरोला और टोमेटो, इनके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। अब देखते हैं इनके अंदर ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द टॉलरेंस फॉर ग्लाइफोसेट इंक्रीज। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टॉलरेंस जो था ग्लाइफोसेट के लिए बढ़ गया, बट अभी भी ये
कॉमर्शियल यूज के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। मतलब थोड़ा सा टॉलरेंस जरूर बढ़ गया ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट। जो प्लांट्स आप ग्रो करा रहे थे, अभी तक ग्लाइफोसेट की प्रेजेंस में मर जा रहे थे, वो अब उनके अंदर टॉलरेंस देखने को मिल रहा है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट, बट ये कॉमर्शियल लेवल के लिए पर्याप्त नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट वी वुड वांट एट कॉमर्शियल लेवल। तो जब कॉमर्शियल लेवल के लिए पर्याप्त नहीं है तो ये भी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी काम नहीं की। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर आपने पढ़ा भी होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में। तो एग्रोबैक्टीरियम स्ट्रेन CP4, ये नाम याद रखिएगा। तो ये एग्रोबैक्टीरियम के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं CP4 स्ट्रेन। उसका अगर आप जीनोम देखेंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे कि ये देखिए EPSPS जीन मौजूद है, CP4 EPSPS जीन मौजूद है, देख पा रहे हैं? CP4 EPSPS जीन मौजूद है और ये जो जीन होता है ये प्रोवाइड करता है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट टॉलरेंस। ठीक, तो ये जो CP4 के अंदर या एग्रोबैक्टीरियम CP4 के अंदर जो EPSPS जीन है वो टॉलरेंस प्रोवाइड कर देता है। अब देखा यह गया कि यहां से अगर हम EPSPS जीन उठा लें और ट्रांसफर कर दें सोयाबीन के अंदर, सबसे पहले ये काम किया गया, सोयाबीन के अंदर डाल करके इसको चेक कर लिया गया। जब चेक किया गया तो सोयाबीन जो है उसने काफी अच्छी रेजिस्टेंस शो की। किस तरीके की रेजिस्टेंस? बेसिकली अगर हम देखें तो 1.68 kg एसिड इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर ग्लाइफोसेट, यानी कि इतना वैल्यू अगर ग्लाइफोसेट का दिया जा रहा था तब पर भी सोयाबीन आराम से ग्रो कर पा रही थी। तो ये आपको एक वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई और ये बताया कि CP4 से जो जीन उठाया गया वो काफी अच्छा टॉलरेंस प्रोड्यूस करवा पा रहा था इनसाइड द सोयाबीन। तो ये मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी कुछ कारगर नजर आ रही है, कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब इसके बाद सबसे पहले तो सोयाबीन के अगेंस्ट चेक कर लिया गया, उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको टेस्ट किया गया, उसको मतलब एडमिनिस्टर किया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन में किया गया और इसके अलावा सेवरल अदर क्रॉप्स भी बताए जा रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग क्रॉप्स के अंदर भी इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, और रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट देखा गया कि अब जो क्रॉप्स को आप यूज कर रहे थे वो रेजिस्टेंट थे, किसके? ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट बिल्कुल रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, यानी कि जो आप चाहते थे वो अब पूरा हो गया। अगर हम कहें कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है, यानी कि जो EPSPS जीन जो है उससे जो एंजाइम बन रहा है, EPSPS जो एंजाइम बन रहा है वो कहां पे लोकलाइज रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप उसको लोकलाइज कैसे? बेसिकली अब जब जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब वो जा रहा है तो उसको लोकलाइज कैसे करवाएंगे? आप एक सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस ऐड करते हैं। उस सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस, आपको पता ही है कि सिग्नलिंग के थ्रू प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, तो एक सिग्नल पेप्टाइड सीक्वेंस अगर आप ऐड कर देंगे तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर के अपना लोकलाइज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका CP4 से EPSPS जीन अगर आइसोलेट किया तो क्या होगा। ओके, तो ये जो हमारी ये जो थ्योरी थी या ये जो कॉन्सेप्ट था वो काफी कारगर देखने को मिला। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अब अगली स्ट्रैटेजी के बारे में, स्ट्रैटेजी नंबर 4, जिसमें हम मेटाबोलाइजिंग ग्लाइफोसेट की बात कर रहे हैं। यानी कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन कर दें, इसको मेटाबोलाइज कर दें? क्या कोई ऐसा एंजाइम इंसर्ट किया जा सकता है प्लांट्स के अंदर जिससे कि ग्लाइफोसेट को वो खुद ब खुद मेटाबोलाइज कर दे? तो एक जीन होता है जिसका नाम है GOX जीन। ठीक, अब ये जो GOX जीन है इसका फुल फॉर्म अगर हम पूछे आपसे तो ये होता है ग्लाइफोसेट ऑक्सीडो रिडक्टेज। फिर से समझ लीजिए, ग्लाइफोसेट ऑक्सीडो रिडक्टेज ये एक जीन है और इससे बनने वाला जो एंजाइम है ये ग्लाइफोसेट ऑक्सीडो रिडक्टेज ये है, GOX इसका जीन है। अब अगर आप देखें किसी प्लांट के अंदर अगर ग्लाइफोसेट आप इंसर्ट करवा रहे हो या ग्लाइफोसेट के में एडमिनिस्टर करा रहे हो उस प्लांट के ऊपर और उसके पास GOX जीन है, तो ये प्लांट क्या करेगा? इस ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें किसमें? एक तो ग्लाइऑक्सिलेट में और एक एमिनो मिथाइल फॉस्फोनिक एसिड में। तो देखा आपने ना, गॉक्स या GOX क्या कर रहा है? आपके ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन कर दे रहा है ग्लाइऑक्सिलेट में और अमीनो मिथाइल फॉस्फोनिक एसिड के अंदर ब्रेक कर दिया उसको। अगर ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली ग्लाइफोसेट का कोई भी उसका इफेक्ट नहीं रह जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो गॉक्स, अगर अब ये गॉक्स यहां से आपको मिलेगा कहां से या कहां से इसका जीन आप आइसोलेट कर सकते हो? गॉक्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम
एक्रोमोबैक्टर स्पीशीज। अब एक्रोमोबैक्टर आपका अगेन एक बैक्टीरिया हो गया, तो एक्रोमोबैक्टर स्पीशीज अगर इसका स्ट्रेन देखें तो स्ट्रेन LBAA है। तो एक्रोमोबैक्टर स्पीशीज का स्ट्रेन LBAA से आपने क्या किया, गॉक्स जीन को आइसोलेट कर लिया, और ये जो गॉक्स जीन है ये बहुत ही एक्सीलेंट, जबरदस्त वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव टॉलरेंस प्रोवाइड कर पा रहा था। ठीक, तो जिस भी प्लांट के अंदर अगर आपने GOX डाल दिया तो वो बहुत अच्छी तरीके से टॉलरेट कर पा रहा था इस तरीके के ग्लाइफोसेट के एक्शन को। आगे बढ़े तो अब जो हमारा कॉम्बिनेशन अप्रोच है, यानी कि जो फिफ्थ है, वो सबसे बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। यानी कि पहली चीज तो आप गॉक्स जीन भी दे दीजिए, और दूसरा आप एग्रोबैक्टीरियम का CP4 EPSPS जीन दे दीजिए। तो EPSPS जीन अगर आप डालोगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंट हो जाएगा प्लांट आपका ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट, और दूसरी चीज जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो ये गॉक्स जीन पूरा कर देगा। तो गॉक्स जीन की प्रेजेंस में जो ग्लाइफोसेट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ग्लाइफोसेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो वेराइटी है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं राउंड अप रेडी मेज वेराइटी। तो राउंड अप नाम की एक हर्बिसाइड है, तो राउंड अप रेडी मेज वेराइटी डेवलप्ड बाय मोनसांटो USA। तो मोनसांटो कंपनी है और उसने बनाया हुआ है मेज वेराइटी इस तरीके की, यानी कि मेज को आप आराम से ग्रो करवा सकते हो। ग्लाइफोसेट को अगर आपने छिड़काव किया है तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिनकी मदद से आप अपने प्लांट को EPSPS जीन प्रोवाइड कर सकते हो और ग्लाइफोसेट से रेजिस्टेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।